हम्म। हेलो बच्चों, महादेव। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब दो चार्जेज म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं, आपस में फोर्स लगाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेज। ओके। तो जब मैं चार्ज के बीच इंटरेक्शन यानी कि फोर्स की बात कर रहा हूँ, और जैसा मैंने बताया था कि सेम नेचर के चार्जेज होंगे तो म्यूचुअली रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के चार्जेज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये फोर्स जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हो क्या होगी, इसको लेकर फिजिक्स में बहुत लंबा चौड़ा नाम काम हुआ। लेकिन जो नाम प्राइमरीली जाता है, जो मेन लीड नाम था जिसने इस फोर्स की वैल्यू को, डायरेक्शन को एस्टेब्लिश किया, उस साइंटिस्ट का नाम था कूलम। तो जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, उनको सम्मान के साथ हम एक नाम देते हैं कि फोर्स कितना लगता है, कैसे लगता है, डायरेक्शन क्या होती है, और उसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो जरा मैं लिख दूं, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बताएगा कि दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है, उनके वैल्यू वैल्यू क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है। तो मान लो कि ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और ये किसी मीडियम में, ये मीडियम हो भी सकता है और ये वैक्यूम भी हो सकता है। तो हमने भी मान लिया कि चार्जेस किसी मीडियम में हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है, उनके बीच का सेपरेशन R है, और ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। अब मन बताएगी कि चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं का मतलब क्या हुआ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है कि इनके बीच का सेपरेशन, बेसिकली ये चार्जेस किसी बॉडी पर होंगे। चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है, वो हवा में तो रहेगी नहीं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर होगी। तो जिस ऑब्जेक्ट पर ये चार्ज Q1 है, जिस ऑब्जेक्ट पर ये चार्ज Q2 है, वो ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली इस दूरी से बहुत छोटी डायमेंशन का है। यानी कि इनके डायमेंशन की वैल्यू, इनके आकार प्रकार की वैल्यू, जिन पे ये चार्जेज हैं के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि चार्जेज पॉइंट चार्जेज हैं। बेसिकली हम, जैसे पॉइंट मास होता है जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, वैसे ही हम पॉइंट चार्ज का भी कंसेप्ट ले सकते हैं। यानी कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि किसी बॉडी के टोटल चार्ज को जिस इकलौते पॉइंट पर कंसंट्रेटेड एज्यूम मानेंगे, वो सेंटर ऑफ चार्ज कहलाएगा, और जस्ट लाइक ये पॉइंट चार्ज ट्रीट होगा, ये भी पॉइंट चार्ज ट्रीट होगा। लेकिन इस बात को यहाँ न रखते हुए हम रफली ये मान ले रहे हैं कि चार्जेस के बीच का सेपरेशन उनके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, उनके आकार प्रकार के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। सो दे आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। इनको हमने पॉइंट चार्ज कहा। मन में दूसरी बात आती है कि पॉइंट चार्ज इस फॉर्म में लेना ही क्यों, क्यों मानना कि चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। क्या ये चार्जेस ऐसे दो बॉडीज पर यूनिफॉर्मली या जैसे भी फैले हुए नहीं हो सकते हैं? तब क्या इनके बीच फोर्स नहीं लगेगा? फोर्स तभी भी लगेगा। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम फोर्स को डिफाइन करेंगे अभी आगे, और इनके बीच एक सिंगल सेपरेशन की बात करेंगे, तो चार्जेस अगर चारों तरफ फैले हैं तो चार्जेस के बीच का सेपरेशन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। किस सेपरेशन को हम आर मानेंगे? यहाँ तो अगर इनको पॉइंट चार्ज मान लिया, इनके डायमेंशन को लगभग जीरो मान लिया इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो इनके बीच एक ही सेपरेशन आर मिलता है। यहाँ तो कई सेपरेशन मिलेंगे। तो इस विवाद से बचने के लिए और बातें और ज़्यादा क्लियर हों, हमने पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट लिया, जिससे कि हम मान सके कि इनके बीच लगभग एक सिंगल सेपरेशन है। यहाँ तो कई सेपरेशन हो जा रहे हैं, इसलिए भी पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी था। ओके बेटा, तो ये पॉइंट चार्जेस हैं एंड दे आर केप्ट इन ए मीडियम। ये किसी मीडियम में रखे हैं। इनके बीच जो म्यूचुअली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, चाहे वह अट्रैक्शन को या रिपल्शन को हो, हमने मान लिया है
कि चलो ये सेम नेचर के चार्जेज हैं, तो अगर ये सेम नेचर के चार्जेज हैं तो दे विल म्यूचुअली रिपेल, आपस में रिपेल करेंगे। तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। मान लो ये Q2 था, यहाँ लिख दिया, ये Q1 था, यहाँ लिख दिया। ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, तो एक नाम दे दिया F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी कि इसके द्वारा इस पर फोर्स ऐसे, और इसने जब इस पर फोर्स लगाया तो यूं लिख दिया F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये म्यूचुअली एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो इतना हो गया। इस फोर्स के वैल्यू को कूलम ने कैसे नापा? अगर इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को मैं F लिखूं तो कूलम का कहना था कि F जिसकी वैल्यू ये भी है, जिसकी वैल्यू ये भी है, ये सेम फोर्सेज होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ से जितना फोर्स ये इसके ऊपर इधर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर इधर लगाएगा। तो इस फोर्स को चाहे मैं F12 कहूँ चाहे F21 कहूँ, एक नाम दे दिया F, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा न्यूटन थर्ड लॉ से, क्योंकि जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन अलग है, इसलिए हमने अलग अलग नाम लिखा, लेकिन वैल्यू सेम है तो मैग्नीट्यूड को सेम कर दिया और एक नया नाम दे दिया F। तो ये जो म्यूचुअली रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे वो देखा जाता है कि वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर हम -Q1 होता तो भी हम Q1 लिखते, ये -Q2 होता तो भी हम +Q2 लिखते। कहा यह जा रहा है कि जो आपस में फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो विदाउट साइन लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी आप जानोगे, तो वहां पर साइन से डायरेक्शन का पता चलता है। लेकिन जब भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव साइन मानकर लिखेंगे। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो बीच का गैप है, जो स्पेस है, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो बातें कूलम ने देखी। तीसरी बात ये देखा कि ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा या ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स की डायरेक्शन उनको ज्वाइन करने वाली इस लाइन के सीध में होगी, इस लाइन के सीध में होगी। ऐसा नहीं है कि ये इस पर ऐसे फोर्स लगा देगा या ये इस पर यू फोर्स लगा देगा, या ये इसके ऊपर यू फोर्स लगाएगा या ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। नहीं, फोर्स की डायरेक्शन न ये होगी न ये होगी, ये गलत होगा। ये बिल्कुल देखा जाता है कि ये जो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसकी दिशा इस लाइन के सीध में है, यानी कि ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। ये तीन बातें कूलम ने देखी और कहा कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये इन दो फैक्टर पर, यानी कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बीच के स्क्वायर के इनवर्स के, बीच के स्क्वायर के, बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन ऐसे होती है। और कब? जब ये फोर्सेज किसी, ये चार्जेज किसी मीडियम में रखे गए हैं। यानी कि जो ये फोर्स है इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, हवा में है, पानी में है, किस में है, या वैक्यूम में है। बहरहाल ये जो उन्होंने रिजल्ट दिया वो विदाउट मीडियम दिया, यानी कि ये दिया कि चार्जेस किस में है, वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में है। लेकिन बाद में ये रिजल्ट चार्जेस की उन वैल्यूज के लिए भी एप्लीकेबल हुआ जब चार्जेस के बीच का कोई मीडियम हो। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम एक इक्वेशन का नाम दें तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, अब खास बात क्या है बेटा कि K की वैल्यू हम कितनी लें। तो फिजिक्स में जब भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो कई तरीके हैं। जैसे हम K की कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। ये K की वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करेगा कि हमने चार्ज को मेजर करने की
कौन सी यूनिट लिया है, तो चार्ज की यूनिट के हिसाब से के की वैल्यू मिलेगी। और जैसा कि फिजिक्स के पिछले कुछ कंसेप्ट को लिया जाए, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लिया जाए, जहां पर एफ चलाता है के एम ए, यहाँ के को रेंडमली हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर किसी बॉडी का मास 1 किलो है, उसका एक्सेलरेशन 1 है, तो फोर्स की वैल्यू 1 यूनिट ऑफ फोर्स होगी, तो उस केस में के 1 होगा। यहाँ पर के को हमने इस हिसाब से डिफाइन किया था, जो कभी हम बात की वीडियो में बताएंगे। यहाँ भी ऐसा लगता है, सिर्फ लगता है, कि अगर हम चाहें तो चार्ज की यूनिट को कूलम ले लें, तो उस हिसाब से के की एक रैंडम वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू जो निकाली जाती है वो ऐसे निकाली जाती है 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। यानी कि जब ये चार्जेज किसी मीडियम में न हो, वैक्यूम में हो, और चार्ज की यूनिट को हमने 1 कूलम लिया है, तो कुल मिलाकर के की वैल्यू इतनी हम मानते हैं, और इस हिसाब से हम के को डिफाइन करते हैं इन वैक्यूम। दिक्कत क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने के की वैल्यू को रैंडमली डिफाइन कर लिया है, यानी कि चार्ज को 1 कूलम ले लिया, इसको 1 कूलम ले लिया, तो कुल मिलाकर फोर्स की ऐसी यूनिट सेलेक्ट किया कि के चला है इतना न्यूटन बाई इतना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, ये थोड़ा तब समझ में आएगा जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ोगे, वहाँ पर जब बातें और समझ में आएंगी। फिलहाल अभी बता दे रहा हूँ, न भी समझ में आए तो थोड़ा वेट करो, कुछ बाद वीडियो के बाद ये बात समझ में आ जाएगी। वहाँ पर यानी कि जब हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे, तो वहाँ पर 1 एम्पियर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि 2 बहुत लंबे तार लेते हैं, इनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं, और इनके बीच लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को नापते हैं। उस फोर्स की वैल्यू के बेस पर इस सेम करंट को बोलते हैं 1 एम्पियर। इस सेम करंट को बोलते हैं 1 एम्पियर। जब ये फोर्स अट्रैक्शन का होता है, लेकिन ये फोर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से पैदा होता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ चर्चा क्यों कर रहा हूँ जब यहाँ जरूरत ही नहीं है? चर्चा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात चली है कि ऐसा नहीं है कि चार्ज की कोई खास यूनिट सेलेक्ट कर लिया तो के की वैल्यू वो आगे जो हमने भी लिखा था। यहाँ क्या हुआ था कि हमने 1 एम्पियर करंट को डिफाइन किया था, और 1 एम्पियर करंट में अगर हम 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चार्ज की यूनिट चली जाती है, और वो बाय द वे यहाँ कहलाएगी 1 कूलम। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज की यूनिट सेलेक्ट की गई थी वो रैंडम नहीं थी। जैसा कि जनरल कांस्टेंट को डिफाइन करने में इन वैल्यूज़ की एक रैंडम वैल्यू, इन टर्म्स की हम एक रैंडम वैल्यू लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं थी। और उस हिसाब से कि 1 एम्पियर करंट को हमने डिफाइन किया, और तब 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करने के लिए 1 एम्पियर को 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया। उस केस में चार्ज की वैल्यू चली आई थी 1 कूलम, तब प्रैक्टिकली नापा गया, ऐसे नहीं रखा गया, प्रैक्टिकली नापा गया, तो के की वैल्यू वही चली आई जो हमने लिखा था 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ओके, तो कुल मिलाकर जब यहाँ के को कूलम ने डिफाइन किया था, जरा ध्यान से बात को सुनना, कि के को जब कूलम ने डिफाइन किया था तो इन चार्जेस को उन्होंने वैक्यूम में रखा था, विदाउट मीडियम रखा था, तब जो ये कांस्टेंट की वैल्यू आई वो उतनी है जो हमने लिखा था। इस कांस्टेंट को हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू हमने निकाला है वैक्यूम में, यही मिलकर चला आता है 9×10⁹। तो यहाँ पर हम F को लिख सकते हैं, F इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, और बहुत ध्यान दो, कि ये जो वैल्यू है जो 9×10⁹ है, अभी मैंने लिखा था, इस वैल्यू को कूलम ने डिफाइन किया था वैक्यूम में, लेकिन
ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि इन चार्जेस को अगर इसी सेपरेशन पर रखा जाए हवा में भी, तो लगभग उतना ही फोर्स लगता है। यानी कि ये टर्म जो डिफाइन हुआ था वैक्यूम के लिए, वो फोर्स के लिए भी उतनी ही वैल्यू देता है, अदर देन कोई और भी मीडियम। केवल हवा की बात कर रहा हूं, उसके लिए भी ये वैल्यू 9 × 10⁹ आती है। उस केस में तब ये बात आती है कि इसे हम क्या कहेंगे। इसे हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, एक लैटिन वर्ड है APSILON KNOUGST, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 और यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस टर्म को जिसकी वैल्यू इतनी है हम बोलते हैं परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस टर्म को हमने बोल दिया जिसकी वैल्यू 8.85 10⁻12 है, इसको हमने बोल दिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात ये दिमाग में आती है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, और कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से तो ये वैल्यू जब ये चीज तभी भी एप्लीकेबल होगी जब चार्जेस के बीच का कोई मीडियम हो। हालांकि जब ये चीज 9 × 10⁹ निकाला गया था तो मीडियम नहीं था, वो क्या था कि वो बीच में वैक्यूम था। तो कूलम्ब का ये मानना है, ये बात का इंटरप्रिटेशन ये है कि चार्जेस को या तो वैक्यूम में रखो या चार्जेस को अदर देन वैक्यूम किसी मीडियम में रखो। फार्मूला यही होगा, बस इस कांस्टेंट की वैल्यू, कहने के लिए कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर मीडियम कोई लें और मीडियम अदर देन एयर हो। यानी कि ये 9 × 10⁹ सिर्फ हवा के लिए एप्लीकेबल है मीडियम में, ये विदाउट एयर एप्लीकेबल है वैक्यूम के लिए, और उसकी वैल्यू इतनी चली जाती है। अभी प्रश्न वही है कि ये जो टर्म हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, जिसमें एक नाम दे रहा हूं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसके मायने क्या है। तो प्रश्न है कि जब हम फ्री स्पेस के लिए इसको डिफाइन करेंगे तो हम बहुत समझा नहीं पाएंगे। अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं एयर के लिए जो कि एक मीडियम है, या अदर मीडियम के लिए जो अदर देन एयर है, तो उस केस में हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भले इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बट दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर आल्सो, ये हवा की भी परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, खास बात यह है। तो देखो आप आगे आपको समझ में आएगा कि जब चार्जेस को अदर देन एयर किसी और मीडियम में रखा जाए तो वो मीडियम इनके बीच से लगने वाले फोर्स को चेंज करता है। चेंज करने में कभी बढ़ाता नहीं है, हमेशा घटाता है। तो कोई मीडियम हवा की तुलना में किसी कोई और मीडियम एयर के अलावा किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को जिस लिमिट तक रिड्यूस कर देगा, उसकी क्षमता का नाम हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। हवा के लिए हमने ये लिखा, कोई और मीडियम होता जैसे मान लो पानी होता तो मैं पानी को लिखता 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। तो ये एक्सप्रेशन दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स का अदर देन एयर है। ये एक्सप्रेशन इन वैक्यूम है और एयर है। इसके अलावा जब ये टर्म चेंज हो जाएगा, ये चलाएगा, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन दो पॉइंट चार्ज के लिए किसी और मीडियम में है और वो मीडियम हवा में है। मैं पांचवी बार रिपीट कर दूं कि कूलम्ब्स लॉ जब डिफाइन किया गया था इस टर्म में, तो यहां पर बिना मीडियम के डिफाइन किया गया था और इसकी जो वैल्यू निकाली गई थी 8.85 10⁻12, ये वैक्यूम के लिए निकाली गई थी। लेकिन प्रैक्टिकल देखा गया कि जितना फोर्स वैक्यूम में लग रहा है दो पॉइंट चार्ज के बीच किसी दूरी पर, अगर चार्जेस वही हैं, दूरी वही है, तो हवा में लाने पर भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही फोर्स लगा। तो उस केस में ये परमिटिविटी स्पेस की, फ्री स्पेस की, यानी कि वैक्यूम की तो हो ही गई और हवा की भी हो गई, और फोर्स सबसे ज़्यादा रहा और उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ चली गई। लेकिन अगर कोई और मीडियम ने जो हवा ना हो, पानी हो, कुछ और भी हो, तो उस केस में
ये कांस्टेंट बदल जाता है और उसके लिए ये टर्म रिस्पॉन्सिबल है। इसको हमने बोल दिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर एंड दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो हमने कहा कि इस परमिटिविटी का या एब्सोल्यूट परमिटिविटी के मायने क्या हो गए। तो जैसे मैंने कहा कि दो चार्ज को लेते हैं, पहले हवा में रखते हैं, उनके बीच फोर्स मेजर करते हैं, वो मैक्सिमम फोर्स होता है। उन चार्जेस को उसी दूरी पर किसी और मीडियम में ले जाते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं, फोर्स कम हो जाता है, किसी में और ज़्यादा कम होगा, किसी में और ज़्यादा कम होगा। तो मीडियम की एक क्षमता, ये कैपेबिलिटी कि किस लिमिट तक, किस वैल्यू तक वो 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कम कर देती है, उसकी क्षमता का नाम है उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जितना ये फोर्स कम होगा, ये फोर्स जितना कम होगा, ये चीज़ उतनी ज़्यादा होगी, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी ज़्यादा होगी। अब मन में बात आती है कि दो चार्जेस को अदर देन एयर किसी मीडियम में रखें तो क्यों फोर्स कम हो जाता है। तो इसका जवाब बेटा अभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमने अभी फील्ड की बात नहीं किया है, चार्जेस, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज की बात नहीं किया है, वो कमिंग टाइम में होगा, अगले चैप्टर में होगा, जब पोटेंशियल की बात करूंगा तब वो होगा। अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपको हम पर विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तो व्हाई का जवाब न देकर मैं व्हाट का जवाब दे रहा हूँ। और व्हाट में क्या कह रहा हूँ कि अदर देन एयर किसी भी मीडियम में जब 2 पॉइंट चार्ज को लगते हैं तो वो मीडियम ही उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देता है। जितना ज़्यादा कम करेगा उतनी ज़्यादा उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी। यानी कि फोर्स को कम करने की क्षमता का नाम हो गया उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, नॉट परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो शायद ये बात समझ में आ रही होगी। तो कुल मिलाकर कूलम्ब के हिसाब से जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है तो फोर्स 3 फैक्टर या 4 बातों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, फोर्स की वैल्यू चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू उनके बीच के गैप के स्क्वायर के इन्वर्सली सेपरेशन के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात कि फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है और अदर देन एयर फोर्स हमेशा कम हो जाएगा। चौथी बात कि जो फोर्स का डायरेक्शन है उस लाइन के लॉन्ग है जो लाइन इन 2 पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करती है। इतनी बात मैंने बताया। फिर मैंने टर्म लिया एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। ये हवा की, फिलहाल तो उन्होंने स्पेस का, फ्री स्पेस का, वैक्यूम का, अब मैं हवा ले रहा हूँ। ये हवा की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये किसी अदर मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। जब किसी अदर मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हवा की एब्सोल्यूट परमिटिविटी से कंपेयर करते हो कुछ ऐसे, तो जो कुछ आता है वो इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को बताता है। रिलेटिव परमिटिविटी को बताता है, जिसको हमने एप्सिलॉन आर ऐसे लिख दिया, एप्सिलॉन आर ऐसे लिख दिया। एग्जाम में बेटा, बोर्ड के एग्जाम में ये अक्सर पूछते हैं कि इसको डिफाइन करो, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करो। प्रश्न है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि इस रेशियो को इससे डिवाइड किया तो इसका नाम हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। लेकिन डेफिनेशन इसकी ऐसे नहीं बनेगी। कैसे बनेगी जरा समझो। मान लो हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए Q1 Q2 और इनको हवा में रखा। 2 पॉइंट चार्ज लिए Q1 Q2, इनको हवा में रखा और इनके बीच के फोर्स को निकाला, जिसको चलो मैं कह रहा हूं F0। तो ये F0 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. So this is the electrostatic force acting between these 2 point charges kept in air. अब इन्हीं चार्जेस को इतनी ही दूरी पर आप किसी और मीडियम में लाओ जिसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कुछ होगी, वो होगी मान लो एप्सिलॉन। अब इनके बीच के फोर्स को निकालें तो किसी मीडियम में जो अदर देन, इसके अलावा, एयर के अलावा है, अगर हमने उतनी ही दूरी पर उन्हीं चार्जेस को रखा तो जो फोर्स एक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε Q1 Q2 by
आर स्क्वायर। चार्जेस की वैल्यू सेम है, सेपरेशन भी सेम है। अब हम क्या करें कि इसको इससे डिवाइड कर दें। यही कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। यानी कि आसान सी भाषा में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम कुछ नहीं है, इन दो फोर्सेस का रेशियो है जिनमें से एक फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच आर दूरी पर तब लग रहा है जब वो हवा में रखे हैं, और उतनी ही दूरी पर उन्हीं चार्जेस के बीच तब लग रहा है जब वो किसी मीडियम में रखे हैं। तो इन दो फोर्सेस का जो रेशियो होगा यही रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करेगा। देखो अब डिवाइड करके देखो, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? ऊपर ये बचेगा, नीचे ये बचेगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो how to define relative permittivity of a given medium? So the relative permittivity of a given medium is numerically equal to the ratio of electrostatic force acting between the 2 point charges initially kept in air to the electrostatic force acting between those charges kept at the same separation in that medium. तो हवा में दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है और उन्हीं चार्जेस के बीच उसी दूरी दूसरी उतनी ही दूरी पर दूसरे मीडियम जो फोर्स लग रहा है, इसका जो रेशियो होगा वही बाद के मीडियम का इनकी इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करेगा। तो ऐसे हमने डेफिनेशन लिख दिया। अब ध्यान दो, जब आप क्वेश्चन लगाओगे आगे तो देखोगे कि जिसे हमने रिलेटिव परमिटिविटी लिखा, जिसे हमने इस फॉर्म में डिफाइन किया और ये इतना चलाया, ये न्यूमेरिकली नॉट बाय नेचर, ये न्यूमेरिकली के कहलाता है। के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। लेकिन इसके बारे में ये इसके बराबर तो है, लेकिन इसकी डेफिनेशन फोर्स के टर्म में है, इसकी डेफिनेशन कैपेसिटेंस के टर्म में है जो आप आगे पढ़ोगे। तो ऐसा ना समझ लेना कि ये अगर इसके बराबर है तो जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है। मीनिंग अलग है, मायने अलग हैं, वैल्यू सेम है। तो कभी कभी क्वेश्चन लगाने में जो हमारा बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला क्या है कि अदर देन एयर हम लिखते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कभी कभी इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? अगर हम इसको इसके बराबर करें, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को के बराबर करें तो एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, तो एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। तो कुछ बुक्स में ये भी एक्सप्रेशन दिया होगा कि इसके प्लेस पर हम लिख दिया एप्सिलॉन नॉट के, तो ये भी फार्मूला चलता है जो सही है। तो एक फार्मूला तो इस रूप में भी हो गया, ये जनरल फार्मूला हो गया। के की वैल्यू हवा के लिए 1 होती है, तो पुराना फार्मूला फिर तुम्हें मिल गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q × 2 बाई आर स्क्वायर। कभी कभी हम चाहें तो हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, सिर्फ कंपेयर करते हैं, बाय नेचर नहीं, सिर्फ बाय वैल्यू। तो जब कंपेयर किया तो यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करो, तो एप्सिलॉन चलाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन चलाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसे चलाएगा। तो जहाँ जो बेसिक फार्मूला ये था 1/4 पे एप्सिलॉन, तो इसके प्लेस पर हम ये भी रख देते हैं, तो यही फार्मूला बदल कर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो कभी कभी इस फॉर्मेट में भी कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन हम लगाएंगे या लगाते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ को लगाने के 3 फॉर्मेट हो गए, 3 तरीके हो गए, 3 फार्मूले हो गए। पहला हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही चीज बदल कर हो गई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह चीज बदल कर हो गई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मेट में चला या उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
जिसकी डेफिनेशन बाद में देंगे। यूजुअली जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो ये फार्मूला हम ज़्यादा यूज करते हैं, करने को तीनों कर सकते हैं, इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये हो गया काम भर, हमने आपको कूलम्ब्स लॉ बता दिया और उसमें ये बात बताया, रिपीट कर रहा हूँ कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला, दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीच के स्क्वायर के, बीच के स्पेस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उस मीडियम पर भी डिपेंड करता है जिनमें चार्जेस रखे हैं और जो डायरेक्शन है उनको ज्वाइन करने लाइन के अलॉन्ग होती है। अब अक्सर पूछता है कि कूलम्ब्स लॉ को जरा वेक्टर फॉर्म में लिखकर दिखाओ, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखकर दिखाओ। तो मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो बेटा, वेक्टर के बारे में मैंने पीछे वीडियो बनाया है जो क्लास 11th के वीडियो है, अगर आप देखो तो आपको लिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो वहां से वेक्टर के बारे में आप ठीक से पढ़ो। फिलहाल यहाँ मैं डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करूंगा। नया कुछ भी नहीं है, बस फोर्स जो लग रहा है दो चार्जेस के बीच, उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दिखा दें, इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलो मैं बड़े जनरल तरीके से चल रहा हूं। मान लो दीज आर टू एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एंड वाई। यहां पर दो चार्जेज हैं। पॉइंट ए पर एक चार्ज Q1 है, मान लो ये Q1 चार्ज पॉइंट ए पर है, और सपोज करो ये Q2 चार्ज है और ये पॉइंट बी है। ये Q2 चार्ज थोड़ा और बड़ा बना दो, थोड़ा और बड़ा बना दो ताकि आपको बात समझ में आए। चलो, this is A and this is B. F21, F12। पहले मैं जरा लिख लूं, ड्रा कर लूं, फिर मैं समझा रहा हूं। ओके बेटा, अब जरा बात को ध्यान से समझो। यहां पर दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ए पर रखा है जिसकी वैल्यू Q1 है, एक पॉइंट चार्ज ये बी पर रखा है, दिस पॉइंट इज बी, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, ये पॉइंट चार्ज बी पर रखा है, इसकी वैल्यू Q2 है, ये ए है, ये बी है। मान लो Q1 Q2 सेम नेचर के चार्जेज हैं, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स का नाम हो गया F21। Q2 Q1 पे इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स का नाम हो गया F12। ये सेम नेचर के चार्जेस हैं, अपोजिट के भी हो सकते थे, कोई हमने ले लिया, तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर। ये ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है। यहां से हमने ए को ज्वाइन किया, जो ओ ए वेक्टर है जिसको मैं R1 कह रहा हूं, ये फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर है। ये ओ बी जिसको मैं R2 कह रहा हूं, ये Q2 का पोजीशन वेक्टर है। ऐसे दिया गया है। अब देखो इनके भी जो फोर्स लगेगा, स्पेशली मैं इस पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F21 बराबर, अगर ये एयर में है तो मैं लेकर चल रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AB स्क्वायर। इनके बीच का गैप कितना है, AB है, तो लिख दिए AB स्क्वायर। तो इसने इस पर जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू है, लेकिन फोर्स की दिशा भी तो होती है। तो Q1 ने Q2 जो फोर्स लगाया इसकी डायरेक्शन होगी A to B, इधर की तरफ तो हो गया A to B।
तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और ए टू बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लगा दिए ए बी कैप। यूनिट वेक्टर के बारे में मैं आगे बात कर चुका हूँ, यहाँ बात नहीं करूँगा। तो ये ए बी कैप जो है ये ए से बी के डायरेक्शन को बता रही है, यानी कि F21 के डायरेक्शन को बता रही है। तो कुल मिलाकर जो Q2 पर Q1 ने फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गई, यानी कि हमने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब नया कुछ नहीं करते हैं, अब हम ए बी को या ए बी कैप को गिवन टर्म में रिड्यूस करते हैं और कुछ नहीं, वरना ये कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म हो गया। अब देखो करना क्या है, अगर ट्रायंगल आप पढ़े हो जैसे हमने बताया है, तो R1 वेक्टर में ए बी वेक्टर ऐड करेंगे तो R2 वेक्टर मिलेगा ट्रायंगल के साथ साथ। R1 में ए बी ऐड करेंगे तो R2 यानी कि ओ बी मिलेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं कि R1 प्लस ए बी, R1 प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स R2 वेक्टर। ट्रायंगल आप बेटा थोड़ा पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया है वेक्टर में। तो R1 में ए बी वेक्टर जुड़ा तो R2 मिल गया, यहां से ए बी आपको मिल गया R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ए बी मिल गया R2 माइनस R1 वेक्टर। हमें ए बी कैप चाहिए, हमें ए बी कैप चाहिए। तो ए बी कैप क्या मिलता है, या किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो जो कुछ मिलता है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कहलाता है। इस पर बहुत लंबी चौड़ी बात मैं कर चुका हूँ बेटा। अब देखो ए बी वेक्टर कुछ नहीं है, ये R2 माइनस R1 है, और ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो दो तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये भी तरीका है। तो हमने क्या लिखा, R2 माइनस R1 अपॉन ये हमने ऐसे मॉड लगा दिया, तो ये ए बी कैप हो गया। तो ए बी कैप हो गया R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर ये हो गया और ए बी कैप ऐसे हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस वैल्यू को कि इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। तो रखने के बाद क्या होगा, मैं जरा लिख दे रहा हूं। तो F21 को मैं लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2, ये ए बी वेक्टर के स्क्वायर है, यानी कि समझो कि ए बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है। तो ए बी वेक्टर ये था, अगर हम मॉड की बात करते तो ऐसे हो जाता, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे मॉड R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये हमने ए बी स्क्वायर लिख दिया। अब जहां तक ए बी कैप की बात है तो ये हमने पूरा लिख दिया ब्रैकेट की चीज, 1/4πε0 Q1 Q2। ए बी था मॉड R2 माइनस R1, मॉड R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब ए बी कैप की जगह लिखा हमने अलग से R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन यही हो गया कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। 1/4πε0 Q2 भाई R की जगह रखा R2 माइनस R1 का मॉड, उसका स्क्वायर कर दिया। ए बी कैप हो गया ए बी वेक्टर की वैल्यू और ए बी वेक्टर का मॉड। तो ये हो गया कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब देखो, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। लेकिन सिमिलरली इतना ही फोर्स तो 2v1 पर लगाएगा, यानी कि हमें लिखना चाहिए F12। तो F12 लिखेंगे तो नया कुछ नहीं होगा, बस ये जो टर्म है, जो जिसे R2 माइनस R1 लिखा तो हो जाएगा R1 माइनस R2, जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको आप करके देख सकते हो। तो F12 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 मॉड R1 माइनस R2 स्क्वायर कर दिया, और यहां हो जाएगा ब्रैकेट में
थोड़ा मैं लिखूं R1 माइनस R2 मॉड R1 माइनस R2 का मॉड, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ा, जहां R2 माइनस R1 था, R2 माइनस R1 था, R2 माइनस R1 था, या R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 हो गया। तो ये हो गया जो ऐसे मैंने दिखाया था, ये F21 था और ये F12 था, ये R1 था, ये R2 था, ये O था, वगैरह वगैरह, ये A था, ये B था। तो कुलम्ब्स लॉ को हमने इस रूप में लिख दिया, नया कुछ नहीं किया। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड के लिए AB की वैल्यू रखा, डायरेक्शन के लिए ये मॉड रख दिया, एक यूनिट वेक्टर रख दिया। ध्यान दो कि ये हमने तब लिखा है जब चार्जेस सेम नेचर के हैं। अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस अगर इनका साइन लें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस का मतलब ये हो गया कि जिस फोर्स की डायरेक्शन हमने ए बी माना है वो हो गई बी ए, जिसकी डायरेक्शन हमने बी ए माना वो हो गई ए बी। तो ऐसा नहीं है कि चारों फॉर्मेट में लिखना चाहिए, यानी कि चार्जेस को प्लस माइनस लेकर लिखेंगे तो कुछ और आएगा, प्लस प्लस लेकर लिखेंगे कुछ और आएगा, माइनस माइनस लेकर लिखेंगे तो कुछ और आएगा। एक भी फॉर्मेट दे दिया है तो बाद में साइन के हिसाब से बस डायरेक्शन चेंज होगी और कुछ नहीं होगा, बाकी फॉर्मेट ऐसा ही रह जाएगा। तो ये तरीका है कुलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का। वीडियो क्लोज करने के पहले एक छोटी सी बात बताना जरूरी है, तब मैं इसको क्लोज करूंगा। और वो छोटी सी बात है जिसको आप जाने अनजाने जानते भी हो, कहीं मिस भी करते हो, उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती है, वो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ी मीनिंग समझनी होगी। मान लो तीन चार्जेज हैं Q1, Q2 और Q। हमें इस Q चार्ज पर Q1 और Q2 की वजह से जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा उसे निकालना होगा। हम यूजुअली क्या करते हैं, क्यों का जवाब अभी मैं दूंगा, कि पहले Q1 द्वारा Q पर लगा जो फोर्स है उसे निकाल लिया। तो मान लो कि वो इधर एक चलाया F1 फॉर एग्जाम्पल, माना कि इसने इस पर ऐसे एक फोर्स लगाया, और फिर Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा उसे हम मान लेते हैं F2, और उसे डायरेक्शन ऐसे हो गई। फिर इस Q पर रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम इनको वेक्टरली एड अप करते हैं तो नेट फोर्स आता है। ये वो जनरल बात हो गई जो हम यूजुअली पीछे करते चले आ रहे हैं, जैसे नेट फोर्स निकालना है, नेट पोजीशन निकालनी है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, नेट कुछ भी निकालना है, तो हम अलग अलग उस वैल्यू को निकालकर, उस फिजिकल क्वांटिटी को निकालकर वेक्टरली एड अप कर देते हैं, रिजल्ट चलाता है। यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये होती तो फिर इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहने की जरूरत क्या पड़ती। तो मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को रीस्टेट कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जब किसी चार्ज पर जो नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज हैं की वजह से नेट फोर्स निकालना है, तो हम इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस पर फोर्स निकालते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि ये चार्ज एब्सेंट है, नहीं है। अगर मान लो Q3 भी होता तो Q3 सपोज करो कि कुछ ऐसा हो जाता F3 और हमें इस पर नेट फोर्स निकालना था। तो चलो, जब Q1 के द्वारा हमने इस Q पर फोर्स निकाला तो ये मान लिया कि Q2 Q3 नहीं है। जब Q2 के द्वारा यहाँ फोर्स निकाला तो मान लिया Q1 Q3 नहीं है। जब Q3 के द्वारा यहाँ फोर्स निकाला तो मान लिया Q1 Q2 नहीं है, और ये तीनों फोर्सेज आ गए। फिर इनको हमने वेक्टरली एडअप किया, जैसे हम वेक्टर का यूज करेंगे, ऐड करेंगे तो नेट फोर्स चलाएगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। But question arises, why we are assuming absent Q2 and Q3 while calculating charge on Q by the Q1? ठीक है, जो Q1 के द्वारा Q पर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो इनको हम absent क्यों मान रहे हैं?
या Q2 द्वारा जब इससे फोर्स निकालना है तो इनको एब्सेंट क्यों मानना है, ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं। नहीं करते तो भी तो बात वही आती, नेट फोर्सेस निकाल लेते। फर्क है, हम ये मान ले रहे हैं कि जब Q1 के द्वारा Q पर फोर्स लगा रहे हैं, जिसको मैं F1 कह रहा हूं, तो F1 को ये फोर्सेस Q2 और Q3 के जो प्रेजेंस है वो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है। वैसे ही जब, इसलिए हमने इनको एब्सेंट माना। जब Q2 के द्वारा हमने Q1 पर फोर्स निकाला तो एक फोर्स सिंगल F2 आएगा, F2 को Q1 और Q3 का प्रेजेंस प्रभावित नहीं करेगा। ये नहीं होते और ये फोर्स 10 न्यूटन होता तो इनकी उपस्थिति में भी ये फोर्स 10 न्यूटन कहा जाएगा। Q3 के द्वारा ये फोर्स निकाला, मान लो ये 20 न्यूटन है, ठीक है, तो ये नहीं होते तो 20 न्यूटन होता, और ये होंगे भी तो माना जाएगा 20 न्यूटन है। यानी कि किसी पर्टिकुलर चार्ज के द्वारा किसी अदर चार्ज पर जो हम फोर्स निकालते हैं, उस फोर्स को जो सराउंडिंग के चार्जेज हैं उनका प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति प्रभावित नहीं करते, और इस हिसाब से हम सभी का इंडिविजुअल फोर्स निकाल लेते हैं और सारे फोर्सेस को वेक्टरली एडअप कर देते हैं। प्रश्न कि ऐसा क्यों माना गया है? ऐसा इसलिए माना गया कि अगर ऐसा नहीं मानते, यानी कि मानते कि Q1 के जब फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं तो इनका प्रेजेंस भी कुछ मीनिंग रखता है, तो उस केस में जो फोर्स की वैल्यू आती वो वही नहीं आती जो कि इनके न मानने पर आ रही है। उसकी एक वजह है कि हम जब कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं तो ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच का एक सिंगल इंटरेक्शन होता है, और ऐसा कहीं ना हो जाए कि इनकी उपस्थिति इसको एक नई मीनिंग दे दे। चलो आसान सी भाषा में हम आगे आपको बताएंगे कि जब डाइपोल होता है तो डाइपोल की वजह से जब हम फील्ड निकालते हैं तो सिर्फ सिंगल चार्ज की फील्ड 1/r² पर डिपेंड करती है, इसकी फील्ड 1/r² पर डिपेंड करती है, लेकिन इनकी मिलकर फील्ड 1/r³ पर डिपेंड करती है। यानी कि डाइपोल में जो चार्जेज हैं सिर्फ मियर चार्जेज नहीं है, एक नया अर्जमेंट है, एक नई असेंबली है जिसकी एक नई मीनिंग है, जिसको मैं डाइपोल कह रहा हूँ, और उसकी फील्ड या उसका जो इम्पैक्ट होगा किसी जगह पर इंडिविजुअल चार्ज के इम्पैक्ट से डिफरेंट होगा। तो यहाँ भी कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि इनके प्रेजेंस में ये दोनों एक मिलकर एक नया ऑर्गेनिक कंपोजिट बनाए, एक ऐसी नई चीज़ बनाए जो कि अपनी एक नई मीनिंग रखती हो, जिससे कि जो ये फोर्स है ये कुछ और मायने रखेगा, उसकी वैल्यू और नए तरीके से डिफाइंड होगी। इससे बचने के लिए हमने मान लिया कि जब ये है तो ये दोनों नहीं है। एक लोकल लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे मान लो 2 फ्रेंड हैं ए और बी, और एक यहाँ आदमी खड़ा है पी। ये दोनों फ्रेंड आपस में बड़े ही बेतकल्लुफ़ तरीके से, बड़े ही इनफॉर्मल वे में हंसी मजाक कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। जब पता चला कि ये जो आदमी है इसका चाचा है, पी जो पर्सन है ए का चाचा है, तो बी के जो बिहेव करने का तरीका होगा तुरंत बदल जाएगा। पी पहले भी था, बस बी को नहीं पता था कि पी ए का चाचा है, तो बी ए से बड़े आराम से हंसकर बोलकर बात कर रहा था। ज्यों पता चला कि पी जो है बी का चाचा है, तो बी के बोलने का लहजा बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ भी यही बात है कि पी के प्रेजेंस की नोइंग से बी का बिहेवियर बदल गया। अब ये नहीं बी जानता कि पी यहाँ है या है भी, तो उसे नहीं पता था, तो दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा होगा। तो जस्ट यहाँ भी यही बात है कि कहीं ये चार्जेज मिलकर एक साथ कोई नया अर्गुमेंट न बना लें, कोई नई मीनिंग न बना लें, कोई नया डेफिनेशन न बना लें, जैसे डाइपोल होता है। इससे बचने के लिए मान लिया गया कि जब ये इस पर इंटरेक्ट कर रहा है तो इनका जो प्रेजेंस है कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं डाल रहा है, इसलिए मान लिया गया कि जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये दोनों नहीं है। और ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। जैसे थ्रेड है, तो थ्रेड से कपड़ा बनता है, लेकिन कपड़ा ही थ्रेड नहीं है, थ्रेड का एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट तुम्हें क्लॉथ कहलाता है या कपड़े कहलाता है। तो वैसे ही ऐसा ना हो जाए कि इनकी उपस्थिति इसके लिए एक नई चीज़ बन जाए, जिससे कि जो ये सिर्फ जो इकलौता फोर्स लगा रहा था उस पर इनका प्रेजेंस एक नए फॉर्मेट में नया अर्थ पैदा करके यहाँ इस फोर्स को प्रभावित कर सकता है। ऐसा ना करे, इसलिए मान लेगा कि ये जब यहाँ है तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इनकी उपस्थिति इस पर कोई असर नहीं डालेगी। और इसके बाद फिर हम इन सभी को वेक्टरली एडअप कर देते हैं। इसी को बोलते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो फिर से मैं रिस्टेट कर दूं कि टू कैलकुलेट force on a particular charge by the given charge, we ignore the presence of other charges, and this is done for all the charges, and to calculate net charge all the forces are vectorly add up। आसान सी भाषा में
इस पर जब ये फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को ये चार्जेज जो आपस में मौजूद हैं कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। इसी को कहने के लिए कह दिया कि जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये मानो कि है ही नहीं, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो मानो कि ये नहीं है, जब इस पे फोर्स लगा तो मानो कि ये नहीं है, और इंडिविजुअली उनके एफर्ट को काउंट करके फिर वेक्टरली हम ऐड अप कर देते हैं। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर इस पर नेट फोर्स F लगा तो F को वेक्टरली हमने लिख दिया F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके बेटा, तो कूलम्ब्स लॉ में आज हमने इतनी ही छोटी बातें की हैं। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे और न्यूमेरिकल्स का सीक्वेंस कई वीडियो चलेगा। प्योर कूलम्ब्स लॉ में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं क्योंकि फील्ड का कंसेप्ट आता है, लेकिन फील्ड हम आगे पढ़ाने वाले हैं, तो हमने अभी तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया है। तो जो 1 या 2 वीडियो के आगे न्यूमेरिकल्स होंगे वे कंप्लीटली प्योरली कूलम्ब्स लॉ पर होंगे। बेटा तब तक के लिए महादेव।